हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो जीएसटी और इनकम टैक्स है यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी एमसीक्यू की क्लासेस चल रही थी, जैसे कि आपके जो प्लस असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो, और साथ ही जो बिहार में जो अकाउंट्स की वैकेंसी आई थी उसकी प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल बनने वाली है। आई होप आपने जीएसटी की जो वीडियो आई थी वो देख ली हो, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएंगे तो जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही आपकी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे कि इनकम टैक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को एमसीक्यू से कवर करवा दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस की वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ऑडिटिंग की भी चल रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी चल रही है, तो वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी होल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी किसी राजनीतिक दल द्वारा धारित क्रय संपत्ति फुली टैक्सेबल होती है, कोटा कर योग्य है, पार्टली टैक्सेबल है, आंशिक रूप से कर योग्य होती है। एग्जम्पशन अलाउड 50% ऑफ द एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य के 50% की छूट अनुमति होती है। फुली एग्जेम्प्टेड, कोटा कर मुक्त है। तो जो हाउस प्रॉपर्टी है जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने होल्ड करी है, तो यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और उसके पास जो हाउस प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स किस यहाँ से लगता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है, कोटा कर मुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कि किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा कोई घर अगर है लिया उनका या फिर जो है उन्होंने होल्ड किया हुआ है तो वो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। जैसे कि जो अगर पॉलिटिकल से रिलेटेड है या सांसद जो होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो भी पूरी तरह कर मुक्त होती है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टैक्स मैनेजमेंट इज डन, कर प्रबंध किया जाता है बिफोर टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन से पूर्व, आफ्टर टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन के बाद, मिडिल ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन के बीच, नेवर कभी नहीं। तो टैक्स मैनेजमेंट है, कर प्रबंध कब किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैनेजमेंट की बात हम जब कर रहे हैं और साथ में आपकी ये प्लानिंग के तीन दे रखे हैं पॉइंट, एक पहले करेंगे, आफ्टर बाद में, या फिर बीच में। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट का पहला भाग क्या होता है, प्लानिंग करना, या कह सकते हैं फंक्शन क्या होता है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस की हम बात करते हैं, किसी भी तरह का प्रबंध हो, चाहे वो कर प्रबंध हो या कोई और भी प्रबंध की अगर बात की जा रही है, तो वहां पर पहला काम होता है प्रबंध का, प्लानिंग का काम। तो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट में हम प्लानिंग का काम करते हैं। तो बिफोर टैक्स प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, यानी कि कर नियोजन से पूर्व जब हम टैक्स को नियोजित कर रहे हैं, इस तरह से टैक्स को प्लान कर रहे हैं जिससे कि हमको कम से कम टैक्स देना पड़े और इसी तरह की हम किसी विवाद में भी ना फंसे, ना ही कोई जो आयकर अधिनियम के बनाए गए नियम है उनका उल्लंघन हो। तो उनको बिना उल्लंघन किए हुए अपने टैक्स को इस तरह से प्लान करना कि कम से कम हमें टैक्स देना पड़े। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग के पहले ही डन होता है। तो एक आंसर है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। इनकम टैक्स, आयकर, वेल्थ टैक्स, धन कर, गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर। तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अगर आपने जीएसटी की वीडियो देखी है तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया है कि कौन कौन से होते हैं, कौन से टैक्सेस को जोड़ करके जो आपका एक जीएसटी था वो बनाया गया था। तो वो सारे टैक्सेस ही क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्स ही थे। जो मैंने पहले आपको बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ थे और कुछ आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके 17 का टोटल 17 टैक्सेस जो थे उनको जोड़ करके जो आपका था जीएसटी बनाया गया था। तो यहाँ पर वो सारे टैक्सेस क्या थे, वो थे सारे इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि आयकर भी डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, जो वेल्थ टैक्स लगता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, और उपहार कर भी, गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। जो प्रोडक्शन टैक्स होता है, जो वस्तुओं के बनाने पर उत्पादन कर लगाया जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो कई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी लगती है, किसी वस्तु का उत्पादन अगर देश में हो रहा है तो उसको एक्साइज ड्यूटी लगती है। वैसे तो अब एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपकी शामिल हो गई है जीएसटी में ही, लेकिन अभी भी बेसिक जो है वो लगाई जाती है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद रखिए कि कौन से टैक्स डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स डैश इज नॉट वैलिड, कर डैश वैध नहीं है। इवेजन, अपवंचना,
प्लानिंग, नियोजन, अवॉइडेंस, वर्जन, मैनेजमेंट के बाद, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि वैध नहीं मानी जाती, वैलिड नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लीगली क्या है, इनवैलिड है, नहीं करना चाहिए। तो प्लानिंग करना, और आप नियोजन कर सकते हैं, और फिर मैनेजमेंट भी आपका मैनेजमेंट नियोजन एक नहीं है, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। अपवंचना और वर्जन में से, अपवर्जन जो होता है, इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा जो है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक मोरल पर्पज से देखेंगे हम, नैतिक दृष्टि से गलत है, लेकिन उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते, यानी कि कोई दंड नहीं होता या फिर कोई सजा नहीं दी जाती। लेकिन दूसरा एक ऐसा है जिस पर सजा भी दी जाती है और फिर दंड भी लगता है, कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है अपवंचना। टैक्स इवेजन जो है, टैक्स अपवंचना जो है, यानी कर की चोरी करना इसे कहा जाता है, कर की चोरी। और ये हो जाता है अवॉइडेंस का, कर बचाव, कि आप कर बचा रहे हैं कुछ तरीके से, तो वहाँ पर कुछ आपके देखे कि इनकम टैक्स के लॉ में कुछ इस तरह के आपको फायदे दिख रहे हैं, जहाँ पर कि आप लाभ ले सकते हैं, जो कि मोरल दृष्टि से हम देखें कि गलत हो जाता है, लेकिन वैसे देखें तो सही है। तो इस वजह से क्या है कि कर का बचाना जो है वो नैतिक दृष्टि से गलत है, लेकिन वो इलीगल नहीं होता। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस, सॉरी, इवेजन जो है, कर की चोरी, वो नैतिक दृष्टि से गलत है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जानबूझकर आप कर बचाने के या कर को चोरी करने के इरादे से कोई अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, कोई इलीगल जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे व्हाइट मनी, ब्लैक मनी होती है, तो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं कि अगर आप ब्लैक मनी जो है कहीं पर लगा रहे हैं, या व्हाइट मनी है आपने उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया कहीं पर, तो वो सब क्या हो जाता है, वो सब आपका इनवैलिड हो जाता है, इलीगल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the terminologies defined by the Income Tax Act, the year in which income is earned is called dash, and in which the income is taxable is called dash। आय का अधिनियम द्वारा परिभाषित शब्दावलियों के अनुसार वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है, यानी कि आप इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, और वह वर्ष जिसमें आय कर योग्य होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो जिसमें आप इनकम को अर्जित कर रहे होते हैं, यानी कि इनकम को कमा रहे होते हैं, वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपके बीच में गैप दे रखे हैं जिसको आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इन विच इनकम इज अर्न, वो ईयर जिसमें कि आय जो होती है वो कमाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसको गत वर्ष कहा जाता है, प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और जिस वर्ष में वो कर योग्य हो जाती है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट में लिखें तो PY हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर AY हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ध्यान देकर सॉल्व करना है। और अगर हम देखें कि कौन सा कितनी वर्ष की अवधि होती है, 12 मंथ की होती है, दोनों की ही अवधि 12 मंथ होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, वैसे तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी आने वाला है न्यू ईयर। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, टैक्स की या फिर बैंकिंग उससे पर्पज से बात करें, तो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, पहले के टाइम में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि पहले 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट होता था, सबसे पहले स्टार्ट होता था। आप लोग मुझे कमेंट करिए अगर आप लोग को पता है थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इसकी। तो पहले 1 अप्रैल से नहीं होता था। कौन सा मंथ था जिससे कि स्टार्टिंग होती थी, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per Section 288A of Income Tax Act, the taxable income shall be rounded off the nearest multiple of। आय का अधिनियम की धारा 288A के अनुसार कर योग्य आय किसके निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा, यानी कि जो कर योग्य आय होती है, जब आप टैक्सेबल इनकम निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर राउंड ऑफ किया जाता है। तो कहाँ तक राउंड ऑफ किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 1 पार्ट ऑफ ए रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे, पैसे से मिलकर बने 1 रुपए के हिस्से के लिए। 5 फॉर द नियरेस्ट डिवाइजिबल नंबर, निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 5। 10 फॉर द नियरेस्ट डिवाइजिबल नंबर, निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 10। 50 फॉर द नियरेस्ट डिवाइजिबल नंबर, निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 50। तो किसके निकटतम गुणज तक या फिर मल्टीपल तक होता है, तो वो आपका 10 हो जाएगा। 10 के निकटतम गुणांक तक क्या होता है, तो हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सिंपल से समझें तो संख्या ले लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर अगर हम 25,967 रुपये ले लेते हैं, अगर ये 25,967 रुपये हैं, आपके टैक्सेबल इनकम निकल के आई है। अब इसको अगर हम इसको राउंड ऑफ करने की बात करें 10 से निकटतम गुणांकों तो इसे कैसे करेंगे, 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला अंक जो है वो 7 है। जब 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर एक जो होता है इधर वाले में जुड़ जाता है कि ये 6 क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 25,970 रुपये हो जाएगा। तो इनकम जो आपकी टैक्सेबल में आएगी वो 25,970 आ जाएगी, 25,970 ये हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये 5 से कम होता, अगर ये आपका 3 होता, सपोज कर लीजिए 3 होता, तो यहाँ पर हमारी इनकम क्या होती, 25,960 हो जाती। तो इस तरह से इसको राउंड ऑफ किया जाता है। हो सकता है आपका अगर न्यूमेरिकल बनाए तो यहाँ पर इस तरह से डिजिट दे दे और आपसे कहे कि इसको राउंड ऑफ करिए, तो आपको इसी तरह से राउंड ऑफ करना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा कुछ में आपको ध्यान नहीं देना होता है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए मार्क्स से मिल जाते हैं, टाइम भी कम कंज्यूमिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following is not included as person as per section 2 subsection 31 of income tax act? निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 31 के अनुसार व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं? यानी कि जब हम इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो कौन से लोग हैं जो उसमें शामिल नहीं होते हैं? एन इंडिविजुअल बीइंग एन एनआरआई, एक व्यक्ति जो एक अप्रवासी भारतीय है, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू आबादी परिवार, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि व्यक्तियों का संघ या फिर जो है व्यक्तियों का एक जो संघ फर्म बनाई जाती है मिलकर के, और कंपनी एक कंपनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति की परिभाषा में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर एक ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF भी आता है, तो शॉर्ट में भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को AOP लिखा जाता है शॉर्ट में, ये भी लिखा हो सकता है, या फिर कंपनी। तो इन तीनों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन कोई अप्रवासी है यानी कि NRI है तो उसको शामिल नहीं किया जाता है व्यक्ति की परिभाषा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक कंपनी, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, तो आपको पता होगा कि एक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, एक कृत्रिम व्यक्ति बोला जाता है। अगर संविधान की दृष्टि में हम देखें तो आपका इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स की दृष्टि से भी, और कंपनी लॉ, जो कंपनी लॉ है आपका, वहाँ पर भी 2013 जो चल रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है उसको, एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति, तो वो भी आपकी व्यक्ति की परिभाषा में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज हु फॉलोज, एक साधारणता निवासी वह है जो पालन करता है बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का, ओनली बेसिक कंडीशंस, केवल बुनियादी शर्तों का, ओनली एडिशनल कंडीशन, केवल अतिरिक्त शर्तों का, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों के चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, क्लासेस की वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए, सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक साधारण निवासी, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आपको पता है 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, नॉन ऑर्डिनरी होता है, और एक नॉन रेजिडेंट होता है, 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई साधारण निवासी है तो कब वो माना जाता है साधारण निवासी, या फिर एक साधारण निवासी होने के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी आवश्यक होती हैं। आपको पता है 2 तरह की शर्तें होती हैं, कौन कौन सी हो जाती हैं, एक आपकी बेसिक कंडीशंस होती हैं और एक एडिशनल कंडीशंस होती हैं। दोनों में ही दो दो कंडीशंस दे रखी हैं, और क्या होती हैं उसके लिए आपको क्लासेस वीडियोस को देखना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, सारी वीडियोज है वहाँ पर, उनको जरूर से देख लीजिएगा। तो एक साधारण निवासी होने के लिए उसको बेसिक और एडिशनल दोनों ही कंडीशंस को पूरा करना जरूरी होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट इज इनफोर्स इन इंडिया, भारत में आयकर अधिनियम किस तिथि से प्रभावित हुआ था, प्रभावी हुआ है? 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, या फिर 1 जुलाई 1962। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन्फोर्स हुआ था, प्रभावी हुआ था, तो जो बन के तैयार हुआ था वो तो 1961 में, 1961 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन अगर हम कहें कि प्रभावी कब से हुआ या लागू कब से हुआ, तो वो 1962 में हुआ था।
अब 1962 यानी कि 1962 की कौन सी डेट को हुआ था, तो वो आपके 1 अप्रैल 1962 हो जाएगी। 1 अप्रैल 1962 से ये प्रभावी हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो ये क्वेश्चन भी जरूर से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में से पूछे जाते हैं। पहली बार कब लगाया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो पहली बार कब लगाया गया था, पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, दोबारा फिर से रिपीट कर रहे हैं। सर जेम्स विल्सन ने फर्स्ट टाइम इसको लगाया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पहली बार अगर कहे कि भारत में पहली बार जो कब लगाया गया था, तो वो सर जेम्स विल्सन थे, उनके द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1860 में, 1860 में लगाया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वहां पर काफी नुकसान हुआ था। उस नुकसान को भरने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर लगाया था। और अगर कहे कि स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब लगाया गया था, तो वो आपको 1961 में बना था और प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। तो ये सारी डेट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, एग्जाम में रिवीजन में आपको काम आएंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीटीसी इज रिलेटेड टू, डीटीसी संबंधित है टैक्स, कर से, एग्रीकल्चर कृषि से, पेपर से या फिर बैंक से। तो डीटीसी इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? डीटीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीटीसी की फुल फॉर्म हो जाती है डायरेक्ट टैक्स फोर्स। यहाँ पर डीटीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डायरेक्ट टैक्स फोर्स। ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। तो अब ये किससे रिलेटेड है, अब आपको क्लियर हो ही गया होगा ये किससे रिलेटेड हो जाएगा। ये टैक्स से रिलेटेड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स आ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या कहा जाता है इसको। तो इस तरह की चीजों को भी जरूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम, वेतन से आय किस आय को शामिल करता है? सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूसाइड्स, ऑल ऑफ दिस। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो किस तरह की इनकम को इन्वॉल्व करता है? जो सैलरी है, नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें आपका सैलरी आती है, अलाउंसेस आते हैं और परक्यूसाइड, ये तीनों चीजें आती हैं। वेतन आते हैं, वेतन इसमें बेसिक सैलरी आ जाएगी। भत्ता, कई तरह के भत्ते होते हैं, कर योग्य, कर मुक्त तथा आंशिक कर योग्य होता है। अनुलाभ भी आपके कुछ विशिष्ट अनुलाभ होते हैं, कुछ सभी के लिए होते हैं। तो ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं सैलरी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स, आयकर एक डैश कर है, सोल, एकल, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष है, सेल से विक्रय, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, बहुत इजी है, लेकिन ये बच्चे ध्यान में नहीं रख पाते कभी कभी। लेकिन आपको ध्यान में जरूर रखना है कि ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, जिस पर लगाया जाता है वही व्यक्ति ही इस कर को चुकाता भी है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेन रूल्स 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? EDEN नियम 1953 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टैक्स एग्जेम्पशन से, कर राहत, रेजिडेंशियल स्टेटस से, आवासीय स्थिति, डबल टैक्सेशन रिलीफ से, दोहरा कराधान राहत, असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट संस्था का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो एडन रूल है 1953 के, वो किससे जुड़े हुए हैं, किससे रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? ये हो जाते हैं आपके डबल टैक्सेशन रिलीफ से, दोहरा कराधान की राहत से। कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपके डबल टैक्सेशन होने की संभावनाएं रहती हैं, तो वहां पर इसको राहत देने के लिए इसको लागू किया गया था। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, थोड़ा सा सर्च करिए, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जब आप लोग खुद किसी चीज को ढूंढते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीजें और भी आपको देखने में आती हैं, तो वहाँ पर आपकी नॉलेज जो होती है वो बढ़ती है। थोड़ा सा खुद भी सर्च किया करिए। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगम इज ऑल्सो नोन एज, सुगम को किस अन्य नाम के रूप में भी जाना जाता है? ITR 1, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, ITR 2, ITR 3, ITR 4। सुगम जो है उसे और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सुगम जो है ITR से, यहाँ पर ऑप्शन आप समझ गए होंगे, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है तो वहां पर इन चारों में से किसी एक को सुगम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा है? वो ITR 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इवन नेट के क्वेश्चन में भी, जो UGC नेट का पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है।
इसे किस नाम से जाना जाता है? ITR 4 के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही सुगम के साथ साथ एक सहज भी होता है। तो सहज जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा और सुगम को भी। सहज जो है वो किस ITR को बोला जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। सुगम तो ITR 4 को कहते हैं, सहज किस ITR को कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद GDP का एक मुख्य अंग नहीं है? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत उपभोग खर्च, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सकल निजी घरेलू विनियोग, नेट पर्सनल इनकम शुद्ध व्यक्तिगत आय, नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा सकल घरेलू उत्पाद का एक अंग नहीं है, उसका एक हिस्सा नहीं है। तो GDP का क्या एक हिस्सा नहीं होता? तो वो हो जाता है नेट पर्सनल इनकम, शुद्ध व्यक्तिगत आय जो होती है वो GDP का एक हिस्सा नहीं होती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो रहिए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस आगे भी आएंगी। इसकी आपको 200 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज रहेगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।